हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग तरल गतिकी पढ़ रहे हैं। और ये जो है तरल गतिकी का जो सेकंड टॉपिक है आस्यान द्रवों का प्रवाह, उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अविरतता का सिद्धांत पढ़ा है। अगर वो चीज़ नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका इसमें यूज होगा बहुत ज़्यादा। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बर्नौली प्रमेय डेली लाइफ में हमेशा हर जगह यूज होता है। ठीक है, होता क्या है, जब कोई असंपीड व आस्यान द्रव, असंपीड व आस्यान का मतलब क्या होता है, एक ऐसा द्रव जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता और वो जल होता है। आस्यान का मतलब अगर द्रव बहे तो उसमें कोई रुकावट ना आवे बीच में। जैसे पिछले चैप्टर में क्या था कि द्रव चलता था, जब ऊपर वाली लेयर, द्रव में जो लेयर होती थी वो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली पर फिसल करके गति करती थी, और फिसलती थी तो उसका विरोध करती थी नीचे वाली लेयर परत, और उस विरोध को ही हम सब लोग श्यान बल कहते थे। ठीक है, तो यहाँ विरोध ना हो, अगर द्रव गति करें तो कोई भी द्रव के कण एक दूसरे की गति का विरोध ना करें। ठीक है, मतलब द्रव पतला होना चाहिए, बहुत ही पतला। गाढ़ा होगा तो लगेगा ये श्यान बल। आस्यान द्रव का मतलब पतला द्रव एक तरीके से। ठीक है, ये असंपीड का मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, और वाटर उसमें से एक है, तो इसीलिए द्रव लेते हैं ना कि तरल लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई असंपीड व आस्यान द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है, जो आगे वाले बिंदु होते, आगे वाले, जब पानी बहता है तो बहुत ही छोटी वेग पर पानी जब बहेगा तो जहाँ जहाँ आगे वाला कण जाता है उसके पीछे वाला कण भी वैसे वैसे आता है, तो वो होता है धारा रेखीय प्रवाह। पिछले चैप्टर में पढ़ा था। में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, कोई धारा रेखीय प्रवाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसके मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक बिंदुओं की, मार्ग में जितने भी बिंदु पड़ेंगे धारा रेखीय प्रवाह में, जितने भी द्रव के बिंदु पड़ेंगे, ठीक है, उन बिंदुओं पर ऊर्जा जो है, बहते हुए द्रव के पास तीन तरीके की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का जो योग होता है वो नियत होता है। नियत होने का मतलब अगर कहीं पर दाब ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो वहाँ की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, अगर कहीं की स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई वहाँ की गतिज ऊर्जा कम हो गई, कहीं की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई तो दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये किन्हीं दो पॉइंट के लिए है। ये पहले पॉइंट की जो है ऊर्जा है और ये दूसरे वाले पॉइंट की कुल ऊर्जा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी एक रैंडमली कोई एक पॉइंट की ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा P, स्थितिज ऊर्जा रो जी H और गतिज ऊर्जा 1/2 रो V स्क्वायर कांस्टेंट होगा। ये हर जगह नियत रहेगा। डायग्राम समझ लेते हैं, ये है डायग्राम इसका। ठीक है, ये क्या है इसका डायग्राम। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक अर्थ लिया है, ये अर्थ है। अर्थ से पहले वाली नली की ऊंचाई H1 और दूसरे वाले की H2। ठीक है, और ये धारा रेखीय नली है और इसमें जो द्रव है उसका घनत्व कितना है, रो। इस वाले का एरिया A1, इस वाले का एरिया जो है वो A2 है। हम मान लेंगे कि जो डेल्टा टी समय में, हमने मान लिया कि डेल्टा टी समय में यहाँ का जो द्रव है वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो जो यहाँ का द्रव होगा वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भाई द्रव अंदर रुकेगा तो है नहीं, वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये वाला द्रव यहाँ पर जब आएगा तो ये वाला द्रव उतने ही समय में यहाँ पहुँच जाएगा। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, कितना ही समय लिया, सेम वही समय, क्या, टी, डेल्टा टी, कितना समय, डेल्टा टी। ये वाला द्रव यहाँ पर पहुँचा जब, भाई ये वाला कम दूरी तय करेगा, ज़्यादा लंबाई तय करनी ना, इसमें चौड़ाई ज़्यादा इसमें चौड़ाई कम, तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर अगर ये ए से कहाँ पर पहुँच जाए, ए डैश पर, तो बी कहाँ पर पहुँच जाएगा, बी डैश पर पहुँच जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो द्रव जा रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, उसका वेग कितना है, V1। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1। यहाँ पर द्रव जो बाहर निकल रहा है उसका वेग V2, और यहाँ का जो एरिया है उसका नाम हमने क्या दे दिया, A2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये वाली दूरी हमको निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चाल कितना है यहाँ पर, V1 और गुणा समय कितना लगा, डेल्टा टी। यहाँ की अगर दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर चाल। चाल यहाँ पर कितनी है, V2 और समय कितना लगा, डेल्टा टी। क्लियर बात। तो
ये कितने समय में, डेल्टा टी समय में यहाँ का जो द्रव है वो यहाँ पर चला गया। याद रखिए दोनों का द्रव्यमान सेम होगा, जितने द्रव्यमान का द्रव यहाँ पर था जितने वजन का, उतने ही वजन का यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये चीज़ याद रखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना। वैसे तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित बर्नौली प्रमेय, ये भी याद रखिए। तो अगर आगे वाला द्रव बढ़ेगा, ये जैसे जैसे आगे वाला द्रव आगे जाएगा, ये वाला द्रव भाई, ये वाला द्रव अचानक से जब बढ़ेगा तो इसके पार्टिकल किधर जाएंगे, बल लगाएंगे, पीछे लगाएंगे। ये जब आगे तभी बढ़ सकता है जब ये किधर बल लगाएं, पीछे बल लगाएं। तो हल्का सा जो यहाँ पर जो दाब होता है, पानी का दाब, वो पीछे की ओर बल लगाएगा और यहाँ पर जो दाब है वो आगे की ओर बल लगाएगा। तो यानी कि पानी का प्रवाह कराएंगे तो दाब जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नली मोटी है और यहाँ पर पतली, तो जाहिर सी बात यहाँ दाब ज़्यादा और यहाँ दाब कम है। तो इस दाब के कारण हमको कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य पहले निकाल लेते हैं। तो पहला सिरे ए पर, ठीक है। दाब निकालेंगे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ का दाब P1, ये 0.1 मान नाम देंगे, उधर वाला 2। यहाँ का दाब कितना है P1 बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना लग रहा है F1 बल के साथ आगे जा रहा है। यहाँ का एरिया कितना है A1। F1 निकालेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, F1 बराबर P1 A1 हो जाएगा, ठीक। ये बल इतने बल के साथ यहाँ जा रहा है। कार्य का बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना लग रहा है तुम्हारे पास F1 और विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा टी समय में ही हो रहा है ये चीज़, ये याद रखिए। डेल्टा टी समय विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, ए से ए डैश तक द्रव गया, तो विस्थापन कितना हुआ, ये दूरी कितनी है V1 डेल्टा टी। F1 बराबर क्या पढ़ा P1 A1, तो P1 A1 V1 डेल्टा टी, ये हो गया W1 पहले सिरे ए पर कार्य। अब हम ऐसे ही सिरे बी पर कार्य देखते हैं। तो ये हमारा सिरा बी है, ठीक है। अब सिरे बी पर दाब पहले निकालेंगे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ का बल F1 था, यहाँ पर F1 था, यहाँ पर कितना है F2 बल लगेगा। भाई बल लगेगा कि नहीं लगेगा, जाहिर सी बात, अगर द्रव को आगे ढकेलेंगे तो वो पीछे की ओर बल लगाएगा। यहाँ पर F1 से ढकेल रहे हैं, ये लगाता है F2 पीछे, तो F2, और यहाँ का एरिया कितना है A2। अब यहाँ से F2 निकालेंगे तो इसका गुणा इधर करा देंगे, तो दाब बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कार्य क्या आएगा, कार्य बराबर क्या होता है W2 बल गुणा विस्थापन। बल कितना लग रहा है, यहाँ पर F2 लग रहा है। विस्थापन कितने का हुआ है, यहाँ पर द्रव यहाँ से यहाँ तक गया, जब बल पीछे से लगा तो यहाँ का जो द्रव था वो यहाँ पर गया। बहरहाल ये विरोध कर रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। कितना विस्थापन हुआ, B से B डैश यानी V2 डेल्टा टी, और वही हमने डाल दिया V2 डेल्टा टी। क्लियर बात। अब W2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 की वैल्यू यहाँ से डालो, P2 A2 और V2 डेल्टा टी। अब द्रव दाब के कारण कार्य, अब द्रव के अंदर जो दाब था, आगे बढ़ेगा द्रव तो दाब उत्पन्न होगा, दाब लग रहा है तो उसके कारण कार्य कितना होगा। अब देखो ये वाला द्रव किधर जा रहा है आगे, और ये इसको किधर ढकेल रहा है पीछे, तो यहाँ का दाब इसके दाब को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्या करेंगे, कार्य को घटाएंगे। भाई कार्य को क्या करेंगे, घटाएंगे, विरोध वाला जो है वो घटा देंगे। तो WF बराबर F मतलब फ्लूइड के थ्रू जो है कार्य कितना हुआ, वो W1 माइनस W2, ठीक है। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पर कार्य और यहाँ का कार्य, इन दोनों का जो कार्य है, यहाँ पर बल सामने लग रहा है, यहाँ पर बल पीछे लग रहा है, तो बल अलग अलग है, तो इसलिए क्या होंगे, वो घटेगा। तो वही चीज़ हमने कार्य क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। तो W1 कितना है, P1 A1 V1 डेल्टा टी, W2 P2 A2 V2 डेल्टा टी। अब क्योंकि हमने क्या भरा, अभिहरता का सिद्धांत, A1 V1 बराबर क्या होता है, A2 V2। क्लियर है बात। तो जहाँ पर A2 V2 है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1, ठीक। तो WF यानी फ्लूइड के थ्रू कितना, द्रव के कार्य का कारण कार्य या लिक्विड के थ्रू कार्य कितना हुआ, तो ये P1 A1 V1 डेल्टा टी, और ये वाला जो तुम्हारा P2 ही रहेगा। ये A2 V2 को हम A1 V1 लेकर के डेल्टा टी लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी बाहर निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा P1, यहाँ से क्या बचा P2। क्लियर बात। आगे वाला द्रव जब बढ़ेगा पीछे तो आगे बढ़ेगा, ये पीछे वाला द्रव आगे जाएगा तो आगे वाला द्रव किधर बल लगाएगा, कण पीछे की ओर लगाएंगे ना। जब ये आगे वाले द्रव के कण इधर जा रहे हैं तो ये वाला कण आगे तभी जाएगा जब इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, तो उसमें दाब उत्पन्न होगा, और दाब क्या होगा, दाबांतर। तो दाब का अंतर हुआ तभी तो कार्य हुआ। अगर दाब में अंतर नहीं होता तो कार्य कैसे होता, कार्य करना ही नहीं पड़ता तो ऐसे प्रवाहित होता। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला है
आयतन प्रवाह की दर v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी समय में, ये एकांक समय में a1 v1 a2 v2 आया था। v अपॉन डेल्टा टी क्या आया था, ab, डेल्टा टी को इधर रखिए तो v बराबर क्या हो जाएगा, av डेल्टा टी। तो av डेल्टा टी तुम्हारा क्या है, दरअसल v है, ये बताना चाहते हैं। av डेल्टा टी क्या है तुम्हारा, av डेल्टा टी क्या है, v है तुम्हारा। और किसी पॉइंट के लिए होता तो a1 v1 डेल्टा टी क्या होता, v होता, v कांस्टेंट होता। ये चीज़ पिछले वीडियो में बताएं बहुत बढ़िया से। तो a1 v1 डेल्टा टी बराबर क्या है, v है तुम्हारा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये v हो गया आयतन। अब द्रव्यमान बराबर क्या पढ़ो, द्रव्यमान मतलब डेल्टा m, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अगर हम यहाँ से आयतन की वैल्यू निकालें तो रो कहाँ जाएगा, बटे में। तो ये तुम्हारा क्या है, देखो ध्यान से देखो, a1 v1 डेल्टा टी क्या है, v है। a1 v1 डेल्टा टी क्या है, v है। और v किसके बराबर है, ये बटे में भेज दो, डेल्टा m अपान रो के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब डेल्टा m क्या है भैया, डेल्टा m अभी तो हमने बताया था कि जब द्रव आगे बढ़ा था तो ये कितना द्रव्यमान है द्रव का, डेल्टा m। यहाँ पर भी कितना है, डेल्टा m ही होगा। डेल्टा m तो कांस्टेंट ही होगा, यहाँ डेल्टा m, यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, जितना द्रव आगे द्रव्यमान का जाएगा उतने द्रव्यमान का बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा द्रव दाब के कारण किया गया कार्य। तो दाबांतर के कारण ये होता है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा ध्यान से देखिए, अगर ये द्रव कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो मेहनत करना पड़ेगा, ग्रेविटी पृथ्वी के किधर खींच रही है इस पानी के कणों को, नीचे की ओर। लेकिन ये जा कहाँ रहा, ऊपर की ओर। अगर ये ऊपर से नीचे आता तब भी ग्रेविटी क्या कर रही, खींच रही, तो तुमको पीछे से मेहनत करनी पड़ती। क्लियर बात। तो इस ऊंचाई के कारण ऊंचाई पर ले जाएंगे तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। कोई भी सामान अगर आप ऊंचाई पर आप ही ले जाइए तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, वो ऊंचाई के थ्रू कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई के कारण जो कार्य करोगे, कौन कर रहा है कार्य हम करेंगे क्या अंदर पिल करके, नहीं, द्रव करेगा। द्रव जब बहेगा ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा पृथ्वी की ओर, तो हमेशा अगर नीचे आएगा तो इसको पीछे ढकेलेगा द्रव को, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो आगे पीछे से आगे की ओर ढकेलेगा। एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज है, द्रव करेगा वो कार्य। अब द्रव की स्थिति जो ऊर्जा हमने क्या मान ली, डेल्टा यू है। ऊर्जा को हमेशा डेल्टा लगा करके प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्व के कारण कार्य WG मतलब ग्रेविटी, और ये माइनस का डेल्टा यू होगा। ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, कार्य कौन कर रहा है, क्या द्रव कर रहा है कि हम कर रहे हैं। द्रव अपने आप से अंदर कार्य कर रहा है ना, हम तो बहवा नहीं रहे कि अंदर जा करके हम बल लगा रहे हैं। बल कौन लगा रहा है, द्रव। अगर द्रव कार्य करेगा, निकाय कार्य करेगा तो कार्य माइनस में जाएगा। अगर हम यही कार्य करते तो ये कार्य किस में जाता, प्लस में जाता। क्लियर बात। तो ये कार्य ग्रेविटी कर रही तो ऊर्जा माइनस में जाएगी। हमारी भाई हमारी एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही है। द्रव की एनर्जी कम हो रही है ना ग्रेविटी के कारण, तो इसलिए क्या होगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू होता है, यू शब्द नाम का कोई चीज नहीं होता, और डेल्टा का मतलब होता है U2 माइनस U1, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। डेल्टा का मतलब अंतर ही होता है, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो ये जो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ग्रेविटी के कारण कार्य है। तो यू इनिशियल प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा है उससे क्या घटा दो, अंत वाली स्थितिज ऊर्जा घटा दो। तो प्रारंभ में नली क्या थी, AB थी, AB तक पानी भरा था, और अंत में कहाँ चला गया, A से A' से B'। तो ये प्रारंभ में पानी इतने भर में था और अंत में इतने भर में हो गया। तो ये प्रारंभिक स्थिति है पानी का और ये अंतिम स्थिति है पानी का। तो ये प्रारंभिक ऊर्जा हो गई और ये अंतिम ऊर्जा हो गई। प्रारंभिक ऊर्जा यानी AB और अंतिम ऊर्जा यानी कि ये वाली A' B'। तो प्रारंभिक ऊर्जा UI UAB और माइनस का UA', क्लियर बात। अब इसको तोड़ेंगे, AB को तोड़ सकते हैं किसमें, A' प्लस A' B लिख सकते कि नहीं भाई, ये वाला और प्लस ये वाला लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। तो AB को लिख सकते हैं A' प्लस A' B, A' प्लस A' B हो गया। अब आगे A' B' को क्या लिख सकते हैं, A' B और दूसरा B'। तो ये A' B प्लस B' और माइनस लगा तो आगे माइनस से गुणा। अब ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, A' माइनस UB'। तो क्या हो जाएगा, A' के लिए क्या होगा, A' इस ये वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh। यहाँ का द्रव्यमान कितना है, डेल्टा m, और ग्रेविटी तो g ही रहेगी, और यहाँ से ऊंचाई कितनी है देखिए h1।
अब यहाँ पर देखिए बीबी डैश मतलब ये वाली, यहाँ का द्रव्यमान कितना है डेल्टा एम, और ग्रेविटी जी ही रहेगी और ऊंचाई h2 है यहाँ पर, तो mgh होता है ना, mgh1 होगा पहले वाली, mgh2, m कितना डेल्टा एम। अब इन दोनों में कॉमन क्या है डेल्टा mg, यहाँ से क्या बचा h1, यहाँ से क्या बचा -h2। ये ग्रेविटी के कारण कार्य करना पड़ा, ऊंचाई में अंतर हुआ ना, ऊंचाई में अंतर नहीं होता तो ये कार्य जीरो होता, ऊंचाई में अंतर है तभी तो कार्य करना पड़ा, ठीक है ना। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, जितना भी आप तुम कार्य करोगे द्रव, वो किसमें चेंज हो रहा है, द्रव को बहवाने में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन में। तो कुल कार्य कौन कौन हुआ, पहला तो फ्लूइड कर रहा है, द्रव दाब के कारण, दाब के अंतर के कारण कार्य करना पड़ा, और दूसरा किसके कारण, ग्रेविटी ऊंचाई के कारण, और ये पूरी की पूरी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। भाई प्रवाह कराने में ही तो गई काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा का मतलब अंतर, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन क्या थी तुम्हारी पास, फाइनल पोजीशन क्या थी, ए डैश बी डैश, और प्रारंभ में पोजीशन क्या थी, ए बी थी, तो वही हमने लिख दिया के ए डैश बी डैश के ए बी, ठीक है। अब इसको भी तोड़ेंगे, ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश को ए डैश बी प्लस बी बी डैश, ए डैश बी प्लस बी बी डैश, ये हो गया के का। अब माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, इसमें क्या होगा, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए डैश बी। भाई ये पूरा ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश और ए डैश बी, तो ए डैश और ए डैश बी प्लस का रहेगा, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस से अंदर गुणा। अब ये वाला ए डैश बी और ये वाला ए डैश बी प्लस माइनस में थे, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बचा, के बी बी डैश, और पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², 1/2 mv² होता है ना गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो ये कहाँ का है, बीबी डैश पर देखो गतिज ऊर्जा, यहाँ का द्रव्यमान डेल्टा एम, यहाँ का वेग कितना है, v2 है, तो 1/2 डेल्टा एम v2², 1/2 डेल्टा एम v2²। और यहाँ पर ए डैश पर देखो, ए डैश पर द्रव्यमान कितना है डेल्टा एम, यहाँ पर वेग कितना है द्रव का v1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा एम v1², ठीक है। अब ये वैल्यू रख दो, यहाँ पर ये कितना आया था WF डेल्टा एम अपान रो P1 - P2 प्लस WG कितना आया था ग्रेविटी के थ्रू डेल्टा mg H1 - H2, और ये कितना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 डेल्टा एम कॉमन है, और यहाँ से क्या बचा v2² और यहाँ से क्या बचा v1²। डेल्टा एम यहाँ से कॉमन लेकर के यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, डेल्टा एम बाहर निकालो और यहाँ के डेल्टा एम से खत्म कर दो, ठीक है, या डेल्टा एम से भाग करा दो, सब में डेल्टा एम से भाग करा दो, ये चीज़ हुआ। अब क्या कराना है, रो से गुणा, डेल्टा एम से कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा एम कॉमन लेकर के खत्म हो गया, ठीक। अब रो से गुणा करो तो यहाँ रो बटा रो क्या हो जाएगा, रो से गुणा कराएंगे तो ये क्या बचा, P1 - P2, रो तो खत्म हो गया। यहाँ पर रो से गुणा कराएंगे तो रो जी, और अंदर गुणा करो, यहाँ तो रो से गुणा हो गया ना, रो जी का H1 से रो जी H1, रो जी का गुणा कराना, भाई रो से गुणा कराएंगे, जी पहले से ही था, तो रो जी और माइनस का H2, और यहाँ पर 1/2 रो से गुणा होगा ही, इधर भी करा है इधर भी कराना है, तो इधर भी कराएंगे तो रो से गुणा कराएंगे, 1/2 पहले से ही था, तो 1/2 रो v2² और 1/2 रो v1², तो यहाँ भी रो हो गया, यहाँ भी रो हो गया, और यहाँ भी रो हो गया, रो से रो यहाँ वाला कट गया। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखिए, अब 2 वाले एक तरफ 1 वाले एक तरफ करना है, बस यही चीज़ करना है और कुछ नहीं। तो देखिए ये P1 है, ये P2 है माइनस का, इधर भेजो, रो जी H2 है इधर भेजो, रो 1/2 रो v1² है इधर भेजो, तो इधर P1 और ये रो जी H1 और ये 1/2 रो v1² इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब ये P2 इधर जाएगा प्लस में, और रो जी H2 इधर जाएगा तो ये भी प्लस में, और इधर से पहले से 1/2 रो v2² है, ठीक है। अब यही तो हमको प्रूफ करना था, ये पहले पॉइंट के लिए हो गई ऊर्जा कुल, और ये दूसरे पॉइंट पर कुल ऊर्जा कौन सी, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन तीनों का योग अगले वाले पॉइंट की दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर है। यानी एक रैंडमली कोई पॉइंट ले लोगे तो वहाँ की दाब ऊर्जा P, स्थितिज ऊर्जा रो जी H और गतिज ऊर्जा 1/2 रो v², ये क्या आएगा, नियतांक आएगा। ये सभी के लिए बराबर है, तो जाहिर सी बात ये क्या हो रहा है, हर जगह बराबर है, यही वैल्यू तो हर जगह बराबर है, तो बराबर है तो मतलब नियतांक। अगर हम इसका रोजी से भाग कराएं, यही है बर्नौली प्रमेय प्रूफ, रोजी से भाग कराएं तो P/ρg हो गया, और यहाँ रोजी से भाग कराएंगे तो रोजी खत्म हो जाएगा, H बचा, और यहाँ से रोजी से भाग कराएंगे तो रो और रो खत्म होगा, तो 1/2 v²/g बचेगा, बराबर कांस्टेंट के बगल, भाई रो और जी कांस्टेंट ही हैं, भाग कराएंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। इस वाले P/ρg को दाब शीर्ष कहते हैं, और इस H को कहते हैं गुरुत्व शीर्ष, और इसको कहा जाता है एक v²/2g को वेग शीर्ष। ये चीज़ याद रखिए।
क्लियर बात। और एक सबसे लास्ट पॉइंट, और ये सबसे मेन पॉइंट है, क्षैतिज तल पर यानी पृथ्वी पर क्या होगा, H1 और H2 आपस में बराबर होंगी। चित्र ही देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पाइप अगर पृथ्वी पर होता तो H1 और H2 होता ही नहीं, एक ही क्षैतिज तल मतलब समान तल पर होता तो H1 भी H, H2 भी H, तो H1 और H2 क्या हो जाएंगे H। तो H1 की जगह पर ध्यान से देखिए, जो हमारा फार्मूला आया था क्या, ये P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। H1 की वैल्यू H हो जाएगी, H2 की वैल्यू भी H हो जाएगी, तो ये बनेगा क्या, P1 प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस बराबर P2 प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो जी एच खत्म भाई, H बराबर हो जाएंगे ना। अब बचा क्या, इधर से P1, इधर से रो V 1/2 रो V1 स्क्वायर, इधर से P2 और इधर से 1/2 रो V2 स्क्वायर बचा। यानी कह सकते हैं ये 2 पॉइंट के लिए हुआ, अगर एक कोई पॉइंट होता तो वहाँ का दाब P, और ये तुम्हारा 1/2 रो V स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा, ये क्या होती, कांस्टेंट। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर ये वाला दाब बढ़ाएंगे तो यहाँ से वेग घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 रो तो कांस्टेंट ही होगा, द्रव का घनत्व तो बदल नहीं सकते। अब P का मान आप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात V स्क्वायर आपको घटाना पड़ेगा, वेग घटाना पड़ेगा। और जहाँ का V कम है वहाँ का वेग ज़्यादा। अब ध्यान से समझिए, कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर जहाँ मोटी नली है, यहाँ पर पतली नली, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्लियर बात, और यहाँ का प्रेशर कम होगा। यही चीज़ आप कहना चाहते हैं, नहीं, यहाँ का वेग क्या है पहले ये बताओ, यहाँ पर तेज पानी निकलेगा कि यहाँ से तेजी से पानी निकलेगा, तो जाहिर सी बात यहाँ पर वेग ज़्यादा है तो दाब कम होगा, क्लियर बात, यही तो दाब पीछे घटा था, ये चीज़ समझिए। और यहाँ का वेग कम है तो यहाँ का दाब ज़्यादा होगा। अब यही चीज़ है कि आप गहराई में जाइए, गहराई में जाएंगे तो सबको पता है, गहराई में जाने पर रो जी एच होता है ना, गहराई में जाने पर रो जी एच होता है, या एच रो जी क्या आता है, दाब, तो दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ेगा तो वहाँ का वेग क्या होगा, कम। एक लिए गहरा जल सदैव शांत रहता है, वेग वहाँ पर कम होता है, वहाँ का क्योंकि दाब ज़्यादा होता है, क्लियर बात, ये चीज़ समझने की बात है। अब इसमें इसके अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हुआ जा रहा है। तो मिलते हैं अब हम भैया नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।